अच्छा, वो मैच याद है आपको 2010 का, जो कि हमने सीएम पंक और रे मिस्टेरियो के बीच देखा था, जब सीएम पंक के लंबे बाल हुआ करते थे। अगर आप तो डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहे हो तो आपको पता होगा, लेकिन नहीं भी देख रहे हो तो ये काफ़ी फेमस मैच है जहाँ पर सीएम पंक को अपने बाल गंवाने पड़ गए थे। तो मिस्ट्री ने इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात रिवील करी कि सीएम पंक के वो वाले जो बाल हैं वो स्टिल उन्होंने अपने बैग में अपने पास रखे हुए हैं। अब इसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिया, ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमारी ट्रेडिशन के अंदर मैंने अपने अंकल से सीखा था, जैसे अगर मास्क वर्सेस मास्क वाला मैच है तो जो बंदा अपना मास्क लूज करेगा हम उसका मास्क रख लेंगे, एक अपनी जीत की निशानी की तरह, फिर ट्रॉफी की तरह। तो वैसे ही अगर ये हेयर वर्सेस हेयर वाला मैच है, फिर जहाँ पर हेयर दाव पे लगे हुए हैं, तो फिर इस वजह से मैंने वो सीएम पंक के जो बाल हैं वो संभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन के अंदर कुछ ऐसा ही होता है। तो ये बड़ा वियर्ड है जानना कि मतलब मिस्ट्रियो ने सीएम पंक के बाल जो है वो संभाल के रखे हुए हैं। वो बहुत पुरानी बात है भाई, ये 12 साल पुरानी ये बात हो चुकी है और स्टिल उन बालों को अच्छी तरीके से संभाल के रखा हुआ है मिस्ट्रियो ने अपने पास। तो मुझे कुछ ही वियर्ड बात लगी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। वैसे देखा जाए तो एक तरीके से वियर्ड नहीं है कि हाँ भाई जीता है मिस्ट्रियो ने मैच, तो क्यों ना रखें वो उस मैच की निशानी। आपके आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, मुझे आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने कुछ बड़ी मस्त चीज़ बताई है रोमन रेंज के बारे में, ट्राइबल चीफ के बारे में। उन्होंने कहा कि देखो भाई, अब जो रोमन रेंज काम करना है ना रिंग के अंदर, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। वो ये कहते हैं कि रोमन रेंज को इस पॉइंट पर लाने में बहुत टाइम लग गया, बहुत सारे जुगाड़ वगैरह डब्ल्यूडब्ल्यू ने पहले किए। जैसे उन्होंने यहाँ पर उसी चीज़ की बात करी जब ओवर पुश्ड रोमन रेंज को कहा जाता था कि ज़बरदस्ती करके जो है डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंज को पुश कर रही है। लेकिन अब जाके रोमन रेंज के अंदर क्योंकि वो वाला फैक्टर था, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने लगातार उनके ऊपर काम किया और आज आप लोग देख सकते हो कि ही इज़ जस्ट क्रशिंग इट। और उन्होंने कहा कि मैं रोमन रेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील करता हूँ। तो स्टोन कोल्ड की तरफ से ऐसा अगर आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, इवन रोमन रेंज जैसे सुपरस्टार के लिए भी, जो कि बड़े लेवल पर जा चुके हैं। क्योंकि स्टोन कोल्ड ने अपने टाइम पर जो कारनामे किए हुए हैं, वो कारनामे करना, उतना ज़्यादा ओवर होना फैंस के बीच में, वो काफ़ी मुश्किल है आज की जनरेशन में, या फिर आज की जिस तरीके की हम डब्ल्यूडब्ल्यू की फॉलोइंग देखें। तो ये कुछ अप्रिसिएशन था रोमन रेंज के लिए स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की तरफ से। रॉक ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात रिवील करी, वीडियो कॉल ही चल रही थी, बैकी लिंच और सेथ रॉलिंस भी साथ में थे। तो यहाँ पे क्या चल रहा होता सीन, शील्ड ने जब पावर बम दिया था रॉक को, उसके बारे में रॉक ने बात करी और उन्होंने कहा कि देखो, रोमन रेंज ने मुझे अपने कंधों पर उठाया हुआ था, बाकी साइड में जो है 2 अलग अलग बंदे थे, और जब मुझे पावर बम दिया तो वो इतनी जोर से पटका मुझे कि मेरे मुंह से खून निकल गया। और क्योंकि भाई रोमन रेंज ऑब्वियसली पूछ रहे थे मेरे पास आगे कि क्या तुम ओके हो, तो इस पर सेथ रॉलिंस कहते हैं कौन केयर करता है अगर रॉक ओके है भी या फिर नहीं। और ये बात रॉक ने वीडियो कॉल में बोली सामने सेथ रॉलिंस को। उस समय सेथ रॉलिंस का मुंह ऐसे देखने लायक हो रहा था कि ओ उन्होंने क्या बोल दिया। हालांकि सेथ रॉलिंस ने इस बात को काफ़ी मजाक में लिया, इवन रॉक ने खुद भी इस बात को मजाक में लिया, क्योंकि ऑब्वियसली आपको थोड़ी बहुत इंटेंसिटी दिखानी होती है। तो ये बड़ी अंदर की बात बताई, अभी इससे पहले भी आपको अंदर की बात बताई थी वो मिस्टीरियो वाली, और ये भी कुछ रॉक ने बताया कि वो जो पावर बम पड़ा था उसके पीछे की क्या कहानी थी। मतलब रोमन रेंज को फिक्र थी उस समय रॉक की, लेकिन सेथ रॉलिंस इतने सैवेज मोड में थे कि उन्होंने ज़्यादा केयर नहीं किया कि रॉक पड़ा भी है तो भाई पड़ा रहने दो, हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक्सट्रीम रूल्स 2022 को लेकर एक रूमर आया है, और जो रूमर है मैच का वो है डब्ल्यूडब्ल्यू पॉसिबली मेन इवेंट प्लान कर रही है ड्रू मैकिंटायर और कैरन क्रॉस के बीच में। अब जैसे हमने देखा ही था भैया, कैरन क्रॉस जो है अब यहाँ पे मिक्स में आए हुए हैं रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर के। अभी भी क्लैश एट द कैसल का जो मैच है वो सिंगल्स मैच ही बना हुआ है, रूमर सारे ट्रिपल थ्रेट होने के, तो देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, फिलहाल जो रूमर है एक्सट्रीम रूल्स 2022 के मेन इवेंट के लिए वो है ड्रू मैकिंटायर और कैरन क्रॉस के। देखते हैं अब इसमें क्या कोई चैंपियनशिप भी इन्वॉल्व होती है या फिर नहीं। थियरी के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग रूमर आया है, और रूमर यह है कि अगर थियरी कैश इन भी कर लेते हैं एंड वो सक्सेसफुल भी हो जाता है, तो उसके बावजूद भी लंबा टाइटल रेन बिल्कुल भी थियरी के पास में नहीं आने वाला। और हो सकता है कि 2021 में कैश इन करके, सक्सेसफुल कैश इन करके, अगर ऐसा हो रहा है 21 के अंदर ही थियरी कैश वो जो चैंपियनशिप है वो लुटवा लें, और उसके बाद जो है थियरी घुमा फिरा के वहीं पे आ जाएंगे जहां से उन्होंने शुरू करी थी। मतलब ना उनके पास अब ब्रीफ केस है, और ब्रीफ केस को दाव पे लगा के जो उन्होंने चैंपियनशिप जीती थी वो चैंपियनशिप भी उनसे लूट जाएगी। तो मतलब कुल मिला के रिपोर्ट्स ये आ रही है कि ऐसा कोई मेजर डब्ल्यूडब्ल्यू के पास प्लान नहीं है थियरी को लेके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि थियरी का पुश ऐसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब तुम थियरी के पुश की बात कर रहे हो तो तुम सीधा उनको चैंपियनशिप देने की बात कर रहे हो, और वो चैंपियनशिप जिसके पीछे भाग रहे हैं कैरन क्रॉस, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंज के पास वो खुद है ड्रू मैकिंटायर। तो ऐसे में यहाँ पर थियरी का नंबर थोड़ा सा पीछे ही लग जाएगा, ये समझ में आ रहा है। तो अगर वो कैश इन सक्सेसफुल नहीं भी करते तो मेरे ख्याल से हम ये नहीं कह सकते कि वो उनका कोई पुश नहीं है। और अगर सक्सेसफुल कैश इन करके चैंपियनशिप जीत के फिर जल्दी हार भी जाते हैं तो भी मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको कोई पुश नहीं मिला। मतलब भाई उनको चैंपियनशिप मिल गई, उनका कैश इन सक्सेसफुल हो गया, यही बड़ी बात है। तो ये कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है कि थियरी को लेकर ऐसे चैंपियन रखने का लॉन्ग रन में कोई ऐसा खास उनका प्लान नहीं है। कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक बड़ी अच्छी वाली खुशखबरी दी थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है इंडिया के अंदर या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना एक प्रीमियम लाइव इवेंट। अब आप में से मेरे से बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई ये जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो
मतलब कहाँ होने की पॉसिबिलिटी है इसकी, जैसे मैंने आपको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का नाम दे दिया था। तो मैं देखो रिसेंट में ये रिपोर्ट पता चली थी कि WWE को जहाँ से व्यूअरशिप ज़्यादा मिल रही है ना, WWE वहाँ के ऊपर फोकस कर रही है। जैसे हमने यूनाइटेड किंगडम के अंदर देखा, उनको पता है वहाँ से उनकी जो व्यूअरशिप है, जो फॉलोइंग तगड़ी है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भाई सीधा जो निशाना है वो WWE का इंडिया ही बनता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑलरेडी वो अपना एक प्रीमियम लाइव इवेंट करवा चुके हैं, सुपर शोडाउन जो हमने देखा था ना, हाँ, जिसकी वो ब्लू और रेड कलर की थीम थी। तो ये क्योंकि WWE एक बार ऑस्ट्रेलिया में करवा चुकी है, तो शायद WWE जो है इस बार इंडिया में आने का प्लान कर सकती है। और क्योंकि भाई यहाँ से जो उनको व्यूअरशिप फॉलोइंग मिल रही है, अगर मैं उसको ऑस्ट्रेलिया के नंबर से कंपेयर करूँ तो भाई इंडिया वो कहीं छप्पड़ फाड़ के ही ऊपर निकलता है। तो फिर अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर हाँ कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया नहीं, WWE इंडिया में उसको लेकर प्लान करेगी। तो थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बता दिया। अभी खैर कंफर्मेशन तो कुछ भी नहीं है, बट मैं पर्सनली मुझे लग रहा है कि चांसेस शायद जो है इंडिया के ज़्यादा, एंड आई होप मैं सही हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर प्रीमियम लाइव इवेंट हो जाए तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। और वो भी स्टेडियम साइज़, बड़े बड़े स्टेडियम है यहाँ पे, तो उसको देखने का फिर एक अलग ही सीन होगा। क्लैश एट द कैसल के अंदर सेथ रॉलिंस और रिडल का मैच WWE ऑलरेडी ऑफिशियली अनाउंस कर चुकी है। अभी इस मैच के अंदर कोई स्टिपुलेशन नहीं है, लेकिन ऐसी स्पेकुलेशंस आ रही हैं कि पॉसिबली WWE इस वाले मैच के अंदर एक स्टिपुलेशन ऐड कर सकती है। अब वो स्टिपुलेशन क्या होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, उसके बारे में ज़्यादा कोई रिपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन ही है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर देखते हैं क्या इस मैच के अंदर स्टिपुलेशन ऐड होती है, अगर WWE करना चाह रही है। वैसे आप कौन सी स्टिपुलेशन देखना चाहोगे जो इस मैच को इंटरेस्टिंग बना सकती है, बताना आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं तो भाई ये और भी ज़्यादा वियर्ड है, जो कि मैंने आपको मिस्टीरियो वाली चीज़ बताई थी, उससे भी ज़्यादा डिफरेंट। तो आपको पता है रेने यंग जब WWE के अंदर थी तो फिर वो कमेंट्री करती थी, तो विंस मैकमैन कैसे रेने यंग के ऊपर हंसे थे। तो रेने यंग ने बताया कि मुझे याद है एक टाइम कमेंट्री पर रॉ का तीसरा घंटा चल रहा था और मुझे बड़ी ज़ोर से सुसु आ रही थी, ऐसी सुसु आ रही थी कि वो मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही थी। और उस टाइम पर जैसे ही रॉ ख़त्म हुई, मैं गई गोरिल्ला पोजीशन से ऐसे बिल्कुल पर्दा वर्दा हटाते हुए, और जब मैं अपना हल्का होने गई थी तो वहाँ पर विंस मैकमैन हंस रहे थे। और उनको पता नहीं इस चीज़ में क्यों मज़ा आ रहा था कि मैंने कॉमेंट्री करी और मैंने अपनी सुसु को रोक कर रखा। तो रेने यंग ने कुछ बड़ी वियर्ड सी बात बताई कि मतलब उनको बड़ी ज़ोर से सुसु आ रही थी और सुसु उनको करने को नहीं मिली। और जब विंस मैकमैन को पता चलता है कि इसने अपनी सुसु रोक के रखी और इसने रॉ को स्टिल कॉल किया, कमेंट्री करी, तो विंस मैकमैन उस पर हंस रहे थे। तो ये बोलने में इतनी वियर्ड लग रही है, पता नहीं आपको सुनने में कैसी लग रही होगी। तो यही है बस कि हाँ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था रेने यंग के साथ में। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं तो भाई ये कुछ अलग ही चीज़ हो रही है, जो इससे पहले मैंने आपको कभी नहीं बताई थी। तो देखो ये बात तो आपको भी पता है कि अगर कोई सुपरस्टार या फिर कोई रेसलर किसी कंपनी के साथ साइन हो जाता है, जैसे WWE के साथ में 5 साल की डील साइन हो गई, तो ऑब्वियसली 5 साल तक तो भैया उसको कंपनी के साथ रहना ही पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि WWE ने उससे अपना जो फुल टाइम वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करवा लिया। सेम सिचुएशन है AEW कंपनी के लिए, ROH के लिए, या फिर जो भी कंपनी होती है। हाँ क्लॉजेज एक चीज़ होती है, अगर उसमें कोई क्लॉज है तो फिर वो सुपरस्टार के पास कुछ ना कुछ राइट होता है। अगर कोई क्लॉज नहीं है तो फिर नॉर्मल सा कॉन्ट्रैक्ट है, तो भैया वो सुपरस्टार जो है तब तक ही कंपनी के साथ काम करेगा जब तक वो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन अब क्या रिपोर्ट आती है, सुनना इसको ध्यान से। WWE की मैनेजमेंट की तरफ से ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने के बाद AEW के एक सुपरस्टार को कॉन्टैक्ट किया जाता है WWE की तरफ से, जो कि AEW के साथ फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट में है कि हमारी कंपनी के अंदर आ जाओ। मतलब WWE उस सुपरस्टार को अप्रोच कर रही है जो कि AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। तो भाई ये एक तरीके से इलीगल भी है, और रिपोर्ट ये भी आ रही है कि जो नाम है सुपरस्टार का वो सामने नहीं आ रहा, लेकिन ये इसके पीछे सारा जो मामला है वो ट्रिपल एच का है कि ट्रिपल एच उस सुपरस्टार को कंपनी के अंदर देखना चाहते हैं। और जब ये नाम मेरे को समझ में आ रहा है कि WWE ऐसे सुपरस्टार को, ट्रिपल एच ऐसे सुपरस्टार को लेके वापस आना चाहते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में है, तो इसका मतलब वो सुपरस्टार WWE को या फिर ट्रिपल एच को चाहिए ही चाहिए WWE के अंदर। तो ऐसे में जो मेरे दिमाग में 2-3 नाम आ रहे हैं, वो आ रहा है जॉन मॉक्सली का, डीन एम्ब्रोस का, इस वजह से क्योंकि बिजनेस की ज़रूरत है WWE को। और शील्ड वाली चीज़ अगेन, डीन एम्ब्रोस एक कंपनी के पिलर हुआ करते थे जिसको लेकर WWE पूरी फाउंडेशन खड़ी कर रही थी आने वाले सालों के, लेकिन अचानक से वो चले गए। दूसरा नाम मेरे दिमाग में एडम कोल का भी आता है, क्योंकि वो ट्रिपल एच के ऑब्वियसली फेवरेट हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ नाम है जैसे मीरो का, एंड्राडे का, ये कुछ मैं लेस पॉसिबिलिटी पे रखूंगा, लेकिन एडम कोल एंड जॉन मॉक्सली मुझे कुछ ऐसे नेम लगते हैं जो कि शायद वो हो सकते हैं जिनको ट्रिपल एच ने WWE ने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा अपनी कंपनी में दोबारा से आने के लिए, बावजूद इसके कि वो उनके साथ एक फुल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। तो अगर ऐसा कुछ है तो क्या ये डील ऐसे बीच करना होगा या फिर क्या होगा, इसके बारे में ज़्यादा कुछ मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि भाई इससे पहले मैंने भी ऐसा सुना नहीं कि कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए भी निकल के आ जाए। लेकिन अगर WWE कॉन्टैक्ट कर रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे जुगाड़ हो सकता है। एंड मेरे दिमाग में नाम जो है जॉन मॉक्सली एंड एडम कोल का है। तो देखते हैं भाई अब इस पर क्या सिचुएशन आगे चलती है, और कुछ ऐसा मुझे नाम पता चलेगा कि आखिर वो कौन सुपरस्टार, तो डेफिनेटली वो आपको चैनल के ऊपर पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आज की जो वीडियो थी वो यहाँ तक की थी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।